सो हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल पर क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के VBI सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक एग्जाम 2024 में 90% से ज़्यादा अंक लाने के लिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा क्लास 10th के VBI सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस के VBI सब्जेक्टिव प्रश्न। यह पार्ट 1 वीडियो है और इसमें से जो भी प्रश्न जो बताया जाएगा वो अपने भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आप उसको चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नों के देखने से पहले हम एक बात बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि साइंस सब्जेक्ट में हमें 3 विषय आता है। एक आता है केमिस्ट्री, एक आता है बायोलॉजी और एक आता है फिजिक्स। तो तीनों सब्जेक्ट से हम मिक्स क्वेश्चन को यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करेंगे साथ ही साथ। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। हमें बताना है कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें, यानी हमें बताना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको समझाते हैं। जो समझाएंगे वही चीज इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप बस समझ लीजिए तो ये अपने से याद हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं। हमें बताना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया, मान लेते हैं कि आपको अगर शरबत बनाना है, क्या बनाना है, आपको शरबत बनाना है। तो शरबत बनाने के लिए आप लोग क्या लीजिएगा, आपको लेना होगा पानी लेना होगा और प्लस में क्या जोड़ना होगा, उसके साथ चीनी को लगाना होगा। ठीक है, या साथ में आप क्या जोड़ सकते हैं, इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। यानी कि एक शरबत बनाने के लिए हमें क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ रहा है, एक पानी का जरूरत पड़ रहा है और एक चीनी का जरूरत पड़ रहा है और एक नींबू का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिए हुए हैं, 3 पदार्थ लिए हुए हैं एक शरबत बनाने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह जब हमें 2 लेंगे या 2 से अधिक पदार्थ लेंगे और एक पदार्थ बनाने के लिए हम 2 या 2 से जब अधिक पदार्थ लेंगे और उसमें एक पदार्थ बनेगा तो वही होता है संयोजन अभिक्रिया। तो वही चीज हम इसके आंसर में लिखे हुए हैं। आइए हम उसको पढ़ के आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से यहाँ पर रहेगा अधिक, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक, मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब हमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेंगे और एक पदार्थ का निर्माण होगा तो उसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले लिए हैं, यहाँ पर Ag क्या होता है, सिल्वर होता है और यहाँ पर है क्लोरीन यानी कि Cl। जब Ag और Cl को यहाँ पर 2 पदार्थ मिलाए हुए हैं, 2 तत्व जैसे कि Ag और Cl, तो हमें बना क्या हुआ है, सिल्वर क्लोराइड AgCl बन गया है। यहाँ पर हमने संतुलित किया है। अगर आप संतुलित एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं संतुलित करना आपको सिखा दूंगा। ठीक है, यही हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो आई होप आप लोग इसको बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है। हमें चालक और अचालक पदार्थ के बारे में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चालक और अचालक पदार्थ के बारे में बताते हैं और जो चीज हम बताएंगे या समझाएंगे उसी की चीज को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप समझ जाइएगा तो ये परिभाषा अपने आप से लिख लीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण लगा हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं एक बल्ब लगा हुआ है, एक फैन लगा हुआ है और साथ ही AC फ्रिज कुछ भी लगा हुआ है। तो इसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक तार को लेकर आते हैं। जो तार होता है उस तार में क्या क्या होता है, वोल्टेज होता है और इसमें करंट यानी कि धारा होता है, विद्युत धारा होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चालक पदार्थ बोलेंगे। इसी वायर को चालक पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें जो करंट प्रवाहित हो सके, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जा सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वैसे ही पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक पदार्थ बोलते हैं। और जिससे तार से यानी जिस चीज से जब विद्युत धारा नहीं जाएगा यानी प्रवाहित नहीं होगा, जिस तार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिस पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान में विद्युत धारा नहीं जाएगा तो वह हमारा अचालक पदार्थ होगा। तो उसी बात को हम इसे के आंसर में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आंसर में देख रहे हैं कि चालक पदार्थ लिखेंगे, उसके बारे में हम लिखेंगे चालक पदार्थ। इसका आंसर क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि वैसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चालक पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, हमारा एल्यूमिनियम हो जाता है, एल्यूमिनियम का तार है, चांदी भी हो जाता है, लोहा भी हो जाता है और इत्यादि।
बहुत सी सारी चीजें जो होते हैं वो चालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाता है कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छा जो चालक होता है वह होता है चांदी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप इसमें यह भी बात लिख सकते हैं कि सभी धातुएं विद्युत के चालक होते हैं, यानी जितने भी धातु पाई जाती है वो सब क्या होता है, वो सब विद्युत के चालक होता है, यानी कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चालक पदार्थ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम अचालक पदार्थ के बारे में बताए थे। अचालक पदार्थ क्या होता है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। अचालक पदार्थ है वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें एक स्थान से दूसरी स्थान तक विद्युत धारा नहीं जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचालक पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि आइए हम इसको एक बार पढ़ते हैं। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे में एक उदाहरण में लिखा हुआ है, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक। यानी अगर सूखा लकड़ी ले लेंगे और उससे अगर हम चाहेंगे कि अपना घरों के बल्ब को जला लें, फैन को चला लें, तो इससे नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अचालक पदार्थ भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक और आप नोट में लिख सकते हैं कि सभी अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक को ही आप क्या समझ सकते हैं, अचालक। ठीक है, तो सभी अधातुएं क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जितने भी अधातुएं हैं वो क्या होता है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वो कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हम जानते हैं कि अधातु में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वो कौन सा है, वह होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यह इसका क्या हो गया, अपवाद हो गया। तो ग्रेफाइट याद कर लीजिएगा, जो ग्रेफाइट होता है उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, क्योंकि यह अधातु होते हुए भी इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वह होता है ग्रेफाइट। उम्मीद करता हूं कि आपको चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम इसके तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखें। हमें क्या लिखना है, अंतर लिखना है। किसके किसके बीच में लिखना है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर लिखना है। तो अंतर लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, जो आपका कॉपी रहेगा उसको दो भागों में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर हम बांटे हुए हैं, एक इधर भाग, यहाँ पे एक लाइन खींच दिए हैं, एक इधर भाग हो गया और एक इधर भाग हो गया। और हमें लिखना है जाइलम और फ्लोएम में अंतर है। तो एक भाग में लिखेंगे जाइलम, जैसे यहाँ पर लिखे हुए जाइलम, और दूसरे भाग में लिखेंगे फ्लोएम, तो दूसरे भाग में लिखे यहाँ पर फ्लोएम। ठीक है, जिसके जिसके बीच में अंतर लिखना होता है, एक भाग में उसका नाम लिखा जाता है, दूसरे भाग में दूसरे का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर है। तो एक में भाग में लिख दिए हैं जाइलम और दूसरे भाग में लिख दिए हैं फ्लोएम। तो आइए हम समझते हैं कि जाइलम में क्या क्या लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारा पौधा होता है, पौधा जो हमारे होता है, वह क्या करता है, जमीन से क्या लेता है, जल को लेता है और खनिज लवणों को जमीन से लेता है। ज से जाइलम होता है। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि ज से क्या होता है, जाइलम होता है। तो जाइलम क्या करेगा, जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाएगा। जमीन से लेकर क्या करेगा, जल, जाइलम जो होता है जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जाइलम के बारे में समझ में आ गया होगा कि जाइलम क्या करता है, जल लेता है जमीन से और खनिज लवणों को लेकर पौधे के कहाँ तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। वैसे यहाँ पर है फ्लोएम। फ्लोएम यानी फ से है फ्लोएम। तो फ से क्या होता है, फल। फल यानी कि भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ। तो यहाँ से यहाँ पर हो गया, एक नंबर में क्या लिखेंगे, यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पत्तियों में भोजन बनता है उसको क्या करता है, वह पौधों के विभिन्न भागों में यानी सभी भागों में क्या करता है, पहुंचाता है। किसको, भोज्य पदार्थ को फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, दूसरा अंतर लिखने के लिए दो नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर क्या होता है जाइलम में, जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है। यानी जो जाइलम होता है वो क्या कराता है, जल को नीचे से लेता है और पेड़ पौधे में पहुंचाता है, ऊपर की तरफ पेड़ पौधे में पहुंचाता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है। और दूसरा जो फल होता है वो तो फल होता है पत्तियों में बनता है। तो पत्ती क्या करेगा, एक पत्ती से पौधों के विभिन्न टहनियों में पहुंचाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोएम दोनों दिशाओं में गति करता है, दोनों तरफ गति करता है, दोनों दिशाओं की तरफ गति करता है। इसका मतलब है कि जो फ्लोएम होता है वह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों दिशाओं में गति करता है।
उम्मीद करता हूं कि दूसरा अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तीसरा अंतर में क्या लिखेंगे? तीसरा अंतर होता है कि जो जाइलम की होती है, जो जाइलम की कोशिकाएं होती है वह मृत होती है, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह निर्जीव ऊतक है, या यहाँ पर लिख सकते हैं आप यह सजीव ऊतक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जाइलम और फ्लोएम में अंतर समझ में आ गया होगा। आप इसको अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो आप एग्जाम में 100% लिख कर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए हम इसके चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? हमें बताना है कि जो रेलवे लाइन के किनारे जो हम देखते हैं कि कहीं कहीं लाल रंग का बत्ती जलता रहता है, तो हमें बताना है कि वो लाल रंग का ही क्यों होता है। ठीक है, या इस तरह से भी क्वेश्चन कभी पूछता है कि जो लाल रंग होता है वह खतरे का संकेत होता है क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। इसका कहने का मतलब है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो लाल रंग होता है वह बहुत दूर तक दिखाई देता है। क्या होता है? बहुत दूर तक दिखाई देता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। जब इसका तरंगदैर्ध्य कम होगा, जाहिर सी बात है, तो उसका प्रकीर्णन भी कम होगा। तो लाल रंग का क्या होता है? प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, और यह रंग कम फैलता है, यानी कि इसका फैलाव जो होता है कम छितरता है। जैसे यहाँ पर एक जल रहा है तो ये कम फैलेगा, चारों तरफ कम फैलेगा, ये सीधा ही फुक्स मारता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जब ये कम फैलता है तो क्या करेगा? ये कुहासा में भी और धुआं, जब धुएं दिन रहेगा तो उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। तो आइए हम इसको कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, और यह रंग कम फैलता है, जिसके कारण कुएं और धुआं में स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखकर बढ़िया से याद कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करें सब्सक्राइब, इसी तरह के VBI सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए। तो यह हमारा चौथा नंबर प्रश्न था। तो आइए हम पांचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं? यानी मधुमेह क्या होता है? एक बीमारी होता है, इस बीमारी से आप क्या समझते हैं? मधुमेह कहने का मतलब है कि आप इसको समझ सकते हैं चीनी के बीमारी के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, मधुमेह क्या होता है? चीनी का बीमारी। आप इसको सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि चीनी के बीमारी के बारे में हमें लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में न हो, तो आपको यह पता होगा कि जो मधुमेह होता है वह इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह होता है। जब उसका स्राव हमारे शरीर में बढ़िया से नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है हमें मधुमेह की बीमारी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में न हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऐसे रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह के जो रोगी लोग होते हैं उसके शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता है, यानी कि आप मधुमेह को एकदम बढ़िया तरह से सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो चीनी की वाली बीमारी लोग होते हैं उसमें कितना लोग खाना को परहेज करते हैं, ये चीज़ खाना है, ये चीज़ मीठा चीज़ नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ों को परहेज किया जाता है, यानी इसको हम अस्थायी रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। मधुमेह रोग को इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा उपचार किया जाता है, यानी कि जो मधुमेह वाले रोगी होते हैं उसको किस चीज़ का इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से ही होता है मधुमेह की बीमारी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। इस बीमारी को क्या किया जाता है? नियंत्रण में रखने के लिए हम लोग बहुत से खान पान को भी बचाव करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टहलते जाते होते हैं, यानी कि उचित प्रबंधन द्वारा इसका रुका जा सकता है इस बीमारी को। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया तरह से कैसे लिखिएगा? यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में न हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऐसी रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता। मधुमेह रोग को इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा उपचार किया जाता है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बढ़िया तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम अगले वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के।
तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल कर ले सब्सक्राइब उस वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए और उस वीडियो को देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।